अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है साउथ एशिया रीजन के, उनका एक वेलकमिंग, एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है कि जो पाकिस्तान है वो 2035 तक जो है $1 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो बन सकता है। और ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब जो हमारी ग्रोथ है 7% के लिहाज से जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है वो जारी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी एक फिजिबल ये चीज़ है, फिजिबल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट या खाका वो जो है हवा में खींच रहे हैं। मगर अगर ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान को दहशत गर्दी की अफरीत का शदीद तरीन सामना है। और इसकी एक हालिया मिसाल हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को जो है वो अगवा किया गया। और उसके बाद जब क्लियरेंस ऑपरेशन होता है तो उसमें से जो एक कॉन्ट्रैक्टर था उसकी लाश भी मिल जाती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कुर्रम है उसके अंदर भी इस वक्त जो है वो एक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है। इवन कुछ इलाकों के अंदर जो है वो बाकायदा गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा दहशत गर्दों के खिलाफ। और अफगान सरजमीन वो अभी भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। TTP के जो फाइटर्स हैं, एक्टिव फाइटर्स, तकरीबन 6,000 से 12,000 के बीच उनका फिगर बताया जाता है। वो इस वक्त भी एक्टिवली जो है पाकिस्तान को ब्लीड करने के चक्कर में जो है वहाँ पर बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो ये इन तमाम डायनामिक्स के अंदर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो कैसे 7% ग्रोथ करेगी। और ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसका एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी अगर हम देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो इक़्तिदार में आ गई है, क्या पाकिस्तान का एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो आलमी क़ुव्वतों के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ बन सकता है। चूँकि हमने देखा कि इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो एक ट्रांस नेशनल टेरर थ्रेट का जो है एक हॉटबेड बन चुका है। वहाँ पर 30 के करीब जो है ऐसी बैंड टेरर आउटफिट्स मौजूद हैं। उनमें से जो 12 हैं वो शदीद एक्टिव हैं और बहुत सारी जो है पाकिस्तान के साथ साथ पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो कि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शमसुद्दीन जब्बार, जिसने ट्रंप टावर के बाहर और इसके अलावा जो है वहाँ पर न्यू ईयर के मौके के ऊपर जो है वो तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो है उनका आपस में लिंक आप निकालें तो वो भी दाइश से मुतासर ही हैं। तो देखना ये है कि इस तमाम इक्वेशन के अंदर पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा है। इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हुसैन थेबो साहब। आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं दिफाई मामलात के ऊपर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर मैं पहला सवाल गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से करूँ कि आहिस्ता आहिस्ता प्रॉबली सेनेटी प्रिवेल्ड कि अफगान तालिबान ने जो है TTP को वाकई में एक इशू जो है क्लोज डोर में तस्लीम कर ही लिया। गो कि पब्लिक में अभी भी वो रिलक्टेंट है उसको एक तस्लीम करने में। पहले तो कहते थे कि ये कोई इशू है ही नहीं, TTP तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब वो इसको एक इशू मान रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई अप्रोच में जो है थोड़ी सी तब्दीली आ रही है उनकी साइड पर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की हमेशा एक स्टेट पॉलिसी रही है, वो गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ये रही है कि जब तक रीजन डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई मुल्क आल अलोन अकेला तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी ये कोशिश होती है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, वो हमारे कोशिश पूरी होती है कि हम उसको पुरअमन बनाएं। अब आते हैं ये जो अफ़गान का मसला है, अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान 2610 किलोमीटर की लेंदी प्लस कम्प्लिकेटेड बॉर्डर है, जिसको हमने कोशिश की कि ये 15 अगस्त 2021 तक हमने इसको प्रॉबली कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने हमारे एफ़र्ट्स हमेशा रहे हैं वो रीजन में डेवलपमेंट के लिए, वो चाहे हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान से भी हमने हमेशा ये बात की है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपसे 10 गुना बेहतर जंग की स्ट्रेटजी रखते हैं, और वो हमने प्रूवन भी किया है। अफ़गानिस्तान में जहाँ तक बिफोर 15 अगस्त 2021 से, तो वहाँ पे हमारा रोल भी रहा, उसको हमने एडमिट भी किया और दुनिया ने उसको देखा भी। वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ पीस के लिए सब कुछ किया। लेकिन ये जो करंट एरा में आते हैं तो हमारी वहाँ पे उस वक्त जो बात भी हुई थी तो हमने उनको सपोर्ट की थी, स्ट्रेंथन किया था। उसका सबसे बड़ा जो अहम एलिमेंट था, जो हमारा कंपोनेंट था, वो ये था कि जो कुन्नड़ में ये जो TTP के उस वक्त ये 5,000 लोग थे, ये कुन्नड़ में जो गए हैं, आपने इनको हमारे हवाले करना है और इनको हमने पाकिस्तान की कोर्टों के अंदर जो अकॉर्डिंग टू आवर
कॉन्स्टिट्यूशन आइन के मुताबिक इनको अपने केसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। फिर हमने देखा कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो 15 अगस्त 2021 के बाद वो शायद मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो मिसगाइडेड रहे और उन्होंने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना, और जिसकी वजह से ये हमारा जो बॉर्डर है ये पूरा का पूरा बॉर्डर ये जलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो अफ़गान गवर्नमेंट इस वक्त है उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और जिसकी वजह से कभी भी पीस नहीं आ सकता। कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ था कि इसमें जो हमारा ट्रेड रूट है उसको इफेक्ट करे। अच्छा, एक और फैक्टर मैं अगर इसमें ऐड करना चाहूँ कि इंडिया जिसे कहते हैं हिंदुत्व अफगान तालिबान नेक्सस, शायद जो है वो भी इस वक्त थ्राइव कर रहा है इस रीजन के अंदर। हमने देखा कि एक बड़ा हाई लेवल इंगेजमेंट इनकी जो दुबई में विक्रम मिस्री साहब की होती है अमीर खान मुत्तकी के साथ, और उसके बाद जो है चाबहार को जो है गवादर के ऊपर फोकस देते हुए और पाकिस्तान को शायद ऐसा ट्रांजिट रूट ही बाईपास करने की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया है उसकी पहले भी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस कर पाएगा अफगान तालिबान रजीम को, और क्या वाकई में जो है अपर हैंड इस वक्त आपको इंडिया का रीजन में नजर आ रहा है? बात ये ना कि इंडिया ने इससे पहले भी वहाँ पे अपने काउंसलेट खोल के रखे, वहाँ पे अपने मिशंस 6 मिशंस अफगानिस्तान में। अगर हम देखते हैं तो उनके जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो 15,000 लोग भी नहीं हैं अगर उसकी हम टोटल क्वांटिटी करें। अगर उसके कंपेयर हम देखते हैं तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जो काउंसलेट और मिशन की जो क्वांटिटी थी, वो स्टाफ जो था वो बराबर था उस वक्त भी। तो वो वहाँ पे क्या करते थे? इंडिया बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। वो ये कभी भी नहीं चाहता कि इस एरिया में डेवलपमेंट हो। उसके लिए सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके साथ साथ जो CPEC की कामयाबी है वो है। जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तो उसके लिए थ्रेट है। अब आप देखें हालिया बलूचिस्तान में, मैं हालिया एक बलूचिस्तान के एक सेमिनार में गया तो वहाँ पे कमांडर ने कहा कि जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है तो ये जितने भी लोग हैं ये अगर ऊपर चले जाते हैं, ये हमारे बच्चे हैं पहाड़ों पे, इनको 25,000 तनख्वाह मिलती है। देखें सब कुछ तो पैसा है ना। अब वो पैसा कौन फाइनेंस करता है? जिस आदमी की आपने, जिसको अमेरिका की आपने बात की, जिसको मुसलमान टेररिस्ट कहा जा रहा है, जिसको अलकायदा से शमसुद्दीन जब्बार, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये US आर्मी में था, वहां से ग्रीन बैरेट था, ये वहां से इसने लोन लिया, फिर इसने अपनी बीवी को डाइवोर्स दिया। सारा का सारा इस बंदे को माइंड सेट जो इसका खराब करने वाला वो इसके इकोनॉमिक क्राइसिस थे। अब बलूचिस्तान में वो काम इसलिए नहीं होने देते, डेवलपमेंट इसलिए नहीं होने देते कि वहाँ पे तरक्की होगी, वहाँ पे खुशहाली होगी, तो ये लोग स्ट्रेंथन होंगे। उन लोगों को स्ट्रेंथन नहीं करने देते, और वो जो अनरेस्ट है वो अनरेस्ट आपके बॉर्डर पे चली जाती है। अच्छा, ये वाला जो अनरेस्ट है, क्या कुरम को भी हम इसी अनरेस्ट, जो गवर्नेंस की लैप्स वहाँ पे अभी भी मौजूद है? चूँकि आपने देखा कि जब ये रीजन मर्ज होता है उसके बाद पहले तो FCR था ख़त्म होके, अब तो होना ये चाहिए था कि वहाँ पे जो ये KPK गवर्नमेंट है उसकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच इतनी ज़्यादा, इतनी मुस्तहकम मजबूत होनी चाहिए थी कि वहाँ पर गवर्नेंस लैप्सेस ना होते। तो अब फ़ायदा उठाया फिर मिसक्रिएंट्स ने, और वहाँ पर जो है अभी अब चूँकि गवर्नमेंट की रिट वहाँ पे नहीं थी तो उन्होंने कहा कि हम अपनी रिट कायम करते हैं। तो बहुत बड़ा एक मैसिव किस्म का KP गवर्नमेंट के ऊपर, उनके एंड के ऊपर आपको फेलियर नज़र नहीं आता? देखिए जी, बात ये ना कि KP गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम पे लगे रहे कि धरने करने हैं और फलां बंदा जो है वो उसको हमने बाहर निकालना है। उनकी गवर्नेंस के ऊपर कोई भी तवज्जो ना रही, ना तो वो एजुकेशन में कुछ कर सके, ना तो वो हेल्थ में कुछ कर सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लॉ एंड आर्डर को भी उन्होंने सेकेंडरी रखा। और वो मज़े की बात यह है कि वहाँ के जो गंडापुर साहब हैं, वो बिल्कुल डंडापुर साहब जो हैं वो कहते भी रहे कि भाई वो हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने बस उनको जेल से बाहर निकालना है, हमने रोड बंद करने हैं, हमने धरने देने। और उसका आपको रिजल्ट क्या हुआ कि आपने देखा कि किस तरह से वो इलाका जलता रहा, और वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने में अगेन बॉर्डर से बाहर के ही एलिमेंट्स थे, बिकॉज उसकी जो
डायनामिक्स अगर आप देखें तो उसका जो केव बना हुआ है, जिस तरह से उसका वहाँ से एंट्रेंस है, वो लोग आते 3 हैं जगहों से अफगानिस्तान के साथ ही वो जो है अंदर घुसा हुआ है, जिसे पैरेट पीक होती है, उस तरीके से उसकी ज्योग्राफी है। एग्जैक्टली, तो वो वहाँ से बैठ के पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बेसिकली काम तो उसका है कि वो लोगों को जाके, ये तो लोगों से मिलना पड़ेगा ना, उन जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं पहले तो उनसे मिलना पड़ेगा, जो बाहर से आ रहे हैं। फिर हमारी डिफेंस वहाँ मजबूत, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत डिफेंस है, वो उसके ऑलरेडी उसके उनको पता है कि किस तरह से करें। लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इस वक्त, जो केपी के, उनका वहाँ उस तरह तवज्जो ही नहीं थी, उनका फोकस ही नहीं था, जिसकी वजह से ये हमने इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त किए। और मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये फिक्स नहीं किया केपी गवर्नमेंट को सही तरीके से कि वो फोकस अपना इन चीज़ों पे रखे, रादर देन के वो रोड बंद कराने और 8 फरवरी को फिर वो एक प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐलान करने के लिए आ रहे हैं। और उनके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं। गवर्नमेंट के साथ वो बात करते रहे, निगोशिएशन करते रहे, डायलॉग के 1 2 3 सेशन होते रहे, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। फाइनली उन्होंने खुद ही कहा है कि नहीं, अभी हम डायलॉग नहीं करेंगे, अभी हम फिर दोबारा रोड पे आएंगे। तो इस तरह से कैसे मुल्क चलेगा? जिस तरह से आपने इंट्रो में बताया कि अगर हम अपनी जीडीपी को बेहतर बनाएंगे, हम अपने ट्रेड को बेहतर बनाएंगे, तो ही कुछ कर सकते हैं। और हुसैन, इसमें हमें दहशतगर्दी के संगीन तरीन चैलेंज का अभी भी सामना है। अगर मैं पिप्स की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं, उसके मुताबिक 2024 के अंदर जो 95% टेरर इंसिडेंट्स हुए थे वो केपी और बलूचिस्तान के अंदर ही हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एक हसास इदारा, उसके जो है बंदे, उसके वर्कर्स अगवा कर लिए जाते हैं, उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन भी होता है, और में एक जो है उनका कॉन्ट्रैक्टर पीएईसी का, उसकी जो है लाश मिलती है। तो ये मैसेज आलमी बरादरी को क्या देने की कोशिश की जा रही है इस किस्म के हसास इदारों के एम्प्लॉयज़ को अगवा करने के बाद, फिर उसके बाद ये इस लाश का भी मिलना, और उसके बाद फिर जो टीटीपी है शायद अपनी माइट दिखा रही है, और हमारी ऐसा स्टेट जो है, क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हमने अब इनको आनी हाथ से निमटने का इरादा कर लिया है हमने? बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं कि इनको हमने बिल्कुल हार्ड हैंड के साथ जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे अपने अंदरूनी इख्तलाफात मिटाएं। जब तक हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात और कन्फ्लिक्ट में लगे रहेंगे तो फिर बैरूनी दुश्मन हमारे ऊपर इसी तरह से हमला करेगा और इसी तरह से हमारे हसास इदारों के जो जवान हैं उनको शहीद करेगा। और हमें चाहिए कि ये जो इस वक्त अब हम बेहतरीन एक ट्रैक पे आए हैं। इस वक्त हमारी इकानमी, आज भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सूद की 1 शरह कम की है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम अपने रिजर्व्स हमारे अब तकरीबन $13 बिलियन पे पहुंच गए हैं। हमारे स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हमारी जो सबसे बड़ा मसला था कि इस मुल्क में 20-25% जो रेशो था शरह सूद था, वो कम होके एक वाइबल बिजनेस के लिए एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। और प्रॉबली जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक ने आज कहा कि ये हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे, अगर सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो बेहतरीन एवेन्यू क्रिएट होंगे। और हमारे पास SIFC का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हमारे पास बाहर से There are good times ahead probably। और अगर जो है यहीं पर मैं आपके सामने एक और एंगल भी रखूं, चूँकि हमने ये साथ में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ भी जुड़े रहना है, और आपने इंटरनल इख्तिलाफात की बात जब की है, तो बड़ी एक बदकिस्मती शायद पाकिस्तानी कौम की है कि हमारा ही जो डायस्पोरा है, हमारे ही जो तारिकीन वतन जो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही सैंक्शंस लगाने के लिए मुतारिक हो गए हैं। वहाँ पर आप देखें कि एक US कांग्रेशनल हियरिंग भी होती है जिसमें पाकिस्तान को जो है एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर जी बड़ी संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ही सैंक्शंस लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि इंडियन डायस्पोरा को आप देखिए कि वो किस तरीके से इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बाहर बैठ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में जो है ये वाला जो कार्ड है, ये बड़ा खौफनाक किस्म का जो कार्ड है, ये काम कर जाएगा? देखें, आप किसी के मोहब्बत में इतने अंधे, और मैं एक माजरत के साथ एक सेंटेंस कहूँगा कि इतने बेगैरत हो जाते हैं कि आप अपने मुल्क के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं।
ملک کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ملک کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سینکشن لگائیں. جس دھرتی نے، جس زمین سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جس مٹی سے یہاں سے آپ گئے ہیں، آپ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. دنیا میں جا کے لوگ کس طرح سے اپنے ممالک کو، ہمارے بہت سارے یہ چند ہیں جو نمک حرام میں ان کو کہتا ہوں، جو اپنے ملک کے لیے، میں کہتا ہوں جو ملک کے لیے سچا نہیں ہے، پاکستان کے لیے سچا نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ کوئی سچا اچھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ملک کا وفادار نہیں ہے. دیکھیں جی، بات یہ نا، دنیا اب گلوبل ولیج ہے، دنیا دیکھی جاتی ہے. اب آپ نے دیکھا حالیہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے اور جس طرح سے ان کو یہ جو پی آر کمپنیز تھے، یہ جو ایلان مسک تھا، یہ جو بلینرز تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کی. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ باہر بیٹھ کے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جو لوگ یوز کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف یہ پی آر کمپنیز ہیں، یہ لابنگ فرمز ہیں، یہ ان لوگوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں جن کا یہاں پہ لیڈر جیل میں ہے، اور وہ سارا بیٹھ کے وہاں سے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ٹویٹ کے پیسے دیتے ہیں، ہر بیان کے پیسے دیتے ہیں. اب دنیا بالکل چینج ہو گئی ہے. جس طرح سے آپ نے ایلان مسک کو دیکھا، جس طرح سے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کو دیکھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ کیا کہا؟ ایکسکیوز می، ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ کہا کہ میں روٹین بزنس یہ ہے کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ سب سے پہلے یو کے کا وزٹ کرتا ہے، لیکن اگر $5 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کر لے تو میں سعودی عرب کی وزٹ کروں گا. اس میں ان کو ٹریلین تک لے جانے کی بات بھی کر رہے ہیں. یس، ایم بی ایس نے اس کو ریسپونڈ دیا، ویلکم کیا. اس نے کہا آپ 5 بلین کی بات کر رہے ہیں، میں 6 بلین کی آپ کے پاس 600 بلین، یس، میں وہاں پہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کروں گا. اب یہ دیکھیں دنیا کتنی چینج ہو گئی ہے کہ اب سب کچھ آپ. اچھا حسین، کوئک ایک ٹیک آپ کی اس کے اوپر چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خطہ بھی جو ہے وہ شاید چینج ہونے والا ہے. جو نئی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ آتے ہی انہوں نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ بڑا خوفناک جاری کیا. افغان طالبان لیڈرز کو دھمکی لگا ڈالی ہے کہ جی آپ کے سروں کی قیمتیں لگائیں گے، ہمیں اسلحہ جو ہے وہ واپس چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہاسٹیج ایکسچینج بھی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام خطے کے اندر جو افغان طالبان کے اوپر پریشر جو ہے بڑھنے والا ہے؟ کیا ان کی امداد جو امریکہ ان کو دے رہا ہے وہ اسلحے سے اگر مشروط کر دی تو وہ افغان طالبان تو آلریڈی شاید بہت سا اسلحہ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں سیل بھی کر چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کیا نکلے گا اس معاملے میں سے؟ دیکھیں جی، یہ جو بیان آیا ہے نا، یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا بیان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی جس طرح سے مڈل ایسٹ میں نیتن یاہو کو اس نے تھریٹ کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، دس از مائی آرڈر، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح سے پورے دنیا میں کریں گے. اور یہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو افغان بھائی کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ملک اگر اسٹیبل رہے گا تو ہم اسٹیبل رہیں گے. اور اس کو صرف یہ بیان کے حد تک محدود نہیں ہے، ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ ریجن میں پیس کریں، آپ سب لوگوں سے مل کے چلیں. ادروائز یہ طالبان اور یہ جو اس وقت حالیہ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، ان کو سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اچھا، اسی کے اوپر جو ہے آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل اور ریجنل کانٹیکسٹ جو ہے وہ ڈرامٹیکلی ڈیسائسولی چینج ہو رہا ہے، اور اس میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے، سب سے پہلے اپنے جو انٹرنل فالٹ لائنس ہیں ان کے حوالے سے ایک اچھی پالیسی سازی کا جامع فریم ورک کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کا متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر ایسا قوم سامنا کریں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.